ट्वेल्थ के बच्चे जो पर्टिकुलरली हमारे रूरल बैकग्राउंड रिमोट एरिया से आते हैं, बहुत अवेयरनेस कम है। VLDD क्या चीज़ है, कितने इसमें करियर ऑप्शंस हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए। BSc एग्रीकल्चर आपको हैरानी होगी 10th के बाद भी होती है, जो मुझे भी अभी कुछ दिन पहले पता लगा था। 12th के बाद BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन, करियर स्कोप्स क्या है, कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, टोटल कितनी सीट्स हैं और किस कैटेगरी को किस तरीके से सीट्स डिवाइड की गई हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज मुझे देने वाले हैं जो पिछले 4 साल से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकर्स दे रहे हैं, जो पिछले 4 साल से नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। मैं आज इस एपिसोड में उनसे ये भी पूछने वाला हूं कहीं वो सीट खरीद तो नहीं रहे हैं। तो मैं ये गारंटी देता हूं कि ये एपिसोड आपके सभी सवालों के जवाब देगा। और इतना ही नहीं है कि एग्रीकल्चर के अंदर एक गांव का बच्चा या रिमोट एरिया का या किसान का बच्चा जाए, नहीं, कोई भी व्यक्ति जो इस देश की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो डायरेक्ट इकोनॉमी के साथ जुड़ना चाहता है, उस हर बच्चे को एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इस एपिसोड में पूछने वाला हूं और आपको अवेयरनेस उसकी मिलने वाली है। हमेशा से मैंने ये सुना है कि एग्रीकल्चर में गांव का बच्चा जाता है, नहीं, एग्रीकल्चर में शहर का बच्चा जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जाता? क्योंकि अभी तक अवेयरनेस नहीं है। टॉप स्कूल्स के बच्चे उसमें जाते हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज के बच्चे जाते हैं और वही बच्चे बाद में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और सीड्स की ऑर्गेनाइजेशंस को भी बनाते हैं। तो मेरे साथ है अनिल, जो एग्री एकेडमी के साथ मेरे साथ है अनिल, जो पिछले 4 साल से एग्री एकेडमी चला रहे हैं और उससे पहले डिफेंस उनका सपना था और डिफेंस में उन्होंने सैकड़ों बच्चे दिए हैं। इसका मतलब 7 से 8 साल हो गए उनको कोचिंग देते हुए, कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत सारे बच्चे उनकी हेल्प, सपोर्ट और मेंटरशिप से पहुंच चुके हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में और लुवास में, लाला लाजपत राय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी में। तो आज हमारे साथ हैं अनिल जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो ये BSc एग्रीकल्चर की कोचिंग देते हुए आपको कितने साल हो गए? सर BSc एग्रीकल्चर की कोचिंग देते हुए मुझे 7 ईयर हो चुके हैं इस लाइन में काम करते हुए, और प्रोफेशनली पिछले 4 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये क्या हुआ कि 7 साल हो गए और प्रोफेशनली? इससे पहले मैं डिफेंस में काम करता था और अभी पिछले 4 सालों से जो काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में। डिफेंस मतलब आपने डिफेंस में जॉब किया? डिफेंस में एग्जामिनेशंस भी दिए हैं, एग्जाम भी क्लियर किए हैं, उसके बाद बच्चों को टीच। आप डिफेंस में जाना चाहते थे? हाँ जी। और फिर आपने डिफेंस वाले बच्चों को पढ़ाया भी? बच्चों को पढ़ाया भी और नौकरी भी लगे हैं, बहुत सारे नौकरी लगे हैं। तो ये स्विच कैसे हुआ डिफेंस से एग्रीकल्चर में? थोड़ा सा इंटरेस्ट था सर इस लाइन में, शुरू से ही इस लाइन में भी इंटरेस्ट था और डिफेंस में ज़्यादा था। फिर जब डिफेंस में SSB वगैरह में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो उसके बाद बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट किया। ट्रेन के साथ साथ ये सोचा कि अगर डिफेंस में कामयाब कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में भी करें, ताकि किसान भाइयों के जो बच्चे हैं वो एक अच्छे लेवल पर कामयाब हो जिंदगी में। तो एग्रीकल्चर में सिर्फ किसान भाइयों के बच्चे जा सकते हैं या और भी जा सकते हैं? सर सभी के लिए ओपन फील्ड है कोई भी जा सकता है, लेकिन जब एग्रीकल्चर आता है तो किसान जुड़ जाता है सर अंदर से। बट किसानों को साइंटिस्ट तो चाहिए। साइंटिस्ट चाहिए सर, डेफिनेटली। आज की डेट में तो ज़्यादा चाहिए, जितना यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उस तरीके से तो हमें ज़्यादा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है इस फील्ड में। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किस टाइम पे कौन से पेस्टिसाइड डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। अगर उनके घर में कोई पढ़ा लिखा होगा, इस लाइन से होगा, तो उसको आधुनिक खेती जिसको बोलते हैं ना, उसको वो बना सकता है। जैसे कि पहले जो है रोटावेटर नहीं होते थे, आज के टाइम पे इतनी सारी मशीनें आ गई, मशीनीकरण हो गया सर। यानी कि किसान का थोड़ा सा बस उसको देखना है काम कैसे करवाना है, बाकी सारे काम में मशीनें आ गई हैं। तो क्या हुआ है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो नई नई चीजें लेके आए हैं, इम्प्लीमेंटेशंस लेके आए हैं। एग्रीकल्चर फील्ड आज कहाँ है सर, देख लीजिएगा। तो आप खुद भी एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी है एग्रीकल्चर लैंड? हाँ जी, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और एग्रीकल्चर लैंड है, खेती बाड़ी से बचपन से जुड़े हुए हैं, ब्लड में है सर। कोई पूछे, अंग्रेज से पूछे कोई डू यू नो इंग्लिश,
तो हंसी आएगी, वो कहेगा इंग्लिश इन माय ब्लड, तो एग्रीकल्चर मेरे ब्लड में है सर। तो आपने किसानी ऐसे फार्मिंग की है ऐसे? खेतों में गया हूँ, काम तो किया है सर, बट इतना नहीं किया, बट किया है। तो अभी कितने स्टूडेंट्स आपने टॉप रैंक प्रोड्यूस कर दिए और कितने स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर में आपने पहुंचा दिए? सर ये सुन के आपको आश्चर्यजनक होंगे आप कि 10th बेस पर 55 सीट्स हैं ओनली ऑल ओवर हरियाणा। 10th बेस पे एक बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर में जा सकता है? बीएससी एग्रीकल्चर में जा सकता है। कैसे जाएगा? जैसे ही बच्चे की 9th क्लास पास होती है, 10th क्लास में बच्चा हुआ, तो 10th के बाद जो अपने एच यूनिवर्सिटी है हिसार में, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं सर। 10th बेस पे? 10th बेस पे। और ये कब निकलते हैं फॉर्म? ये फॉर्म निकल जाते हैं सर मार्च में, जैसे एग्जाम होते हैं बोर्ड्स के बच्चों के। अच्छा, मार्च में ही निकलते हैं? मार्च के बाद अप्रैल में, मई में फॉर्म निकल जाते हैं। जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाता है। और उस बच्चे को 11th 12th नहीं करनी? 11th 12th खुद यूनिवर्सिटी करवाएगी फिर। ओह आई सी। यानी कि सर लोग कहते हैं कि हम 12th करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि हमारे पास आओ, हम आपको 10th के बाद यूनिवर्सिटी भेज देंगे, वो भी एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में से एक, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया है। और नंबर टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक है। और 7000 प्लस एकड़ जो लैंड है वो अकेले हिसार में है। 8500 प्लस एकड़ में यूनिवर्सिटी है और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है एशिया की। और 10th बेस पर सर 55 सीटें हैं। 55 सीटों में से सर हमारी 40 प्लस सीटें रहती हैं हर साल। ओह आई सी। खरीद लेते हो क्या आप सीट्स? खरीदते नहीं सर, हम एक नाइट कैंप लगाते हैं। जैसे हम जीना सिखाते हैं सर बच्चे को, और हमारा सबसे बड़ा विजन होता है कि हम उसका विजन क्लियर कर दें। मुझे लगता है कि चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर जब तक विजन क्लियर नहीं है सर, जब तक वो कुछ नहीं बन पाएगा। तो उसको हम मंजिल दिखा देते हैं कि आपको बेटे यहाँ पर सिलेक्ट होना है, आपके पेरेंट्स के ड्रीम है, और अगर आपका रैंक आएगा तो आपको ये चीजें मिलेंगी। जैसे बच्चे को हम लालच देते हैं तो वो बच्चा फिर जान लगाता है सर। जो बच्चा दिन में भी नहीं पढ़ता था ना, वो बच्चा रात को भी पढ़ता है। नाइट कैंप का मतलब क्या है कि आप बच्चे को रात को अपने पास रखते हैं? हाँ, नाइट कैंप में ये होता है सर, हमारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, गर्ल्स के अलग हॉस्टल, बॉयज के अलग हॉस्टल है। तो उसमें क्या होता है कि सुबह जैसे ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम 9 AM हमारा एकेडमिक स्टार्ट हो जाती है। 9 से 1 PM तक क्लासेस रहती हैं। 1 से 2 लंच होता है। लंच के बाद 2 से 5 हमारी क्लासेस होती हैं। जो नाइट कैंप, जो लास्ट का 1 महीना होता है एग्जाम से पहले, इसलिए ऐसे रिजल्ट आते हैं। मेहनत देखिएगा सर उसके पीछे की। 1 महीना फिर रात को भी बच्चे पढ़ते? रात को भी पढ़ाते हैं हम, दिन में भी क्लास, नाइट में भी। 5 बजे तक का टाइम हो गया सर इवनिंग में। फिर 5 से 8 बच्चे का रेस्ट है, उसमें वो डिनर करेगा हॉस्टल्स में। डिनर करने के बाद वो एकेडमिक में आएगा। आप खुद डिफेंस में नहीं गए, परंतु आपने एक आर्मी स्टाइल कोचिंग शुरू कर दी। हाँ, एक सबसे अलग पैटर्न जिसको बोलते हैं कि दिन रात बच्चों के अंदर रहना, उनके साथ ही रहना सारा दिन। उस समय जब हम स्कूल में होते थे तो उस समय हमारे टीचर्स हमको रात को रोक लेते थे, परंतु ये कल्चर अब स्कूल्स में खत्म हो गया। और मैं वो टीचर्स के अंदर भी वो वाली जो एक ज्वाला जल रही होती है ना, वो भी कम देखता हूँ। एजुकेशन ज्यादा, आपको ये नहीं लगता कि कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए एकेडमीज चल रही हैं? सर बिल्कुल आपकी सही बात है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि कमर्शियलाइजेशन तो है, बट उसके साथ साथ हमारे एथिक्स भी होने चाहिए। हम बच्चों को कामयाब भी करें। ये नहीं कि अकेला बच्चा संस्था में आया, हमने उससे फीस ले ली और उसकी हम केयर ना करें, और हम भूल जाएं उस बच्चे को ही, वो गलत है। उस बच्चे की केयर करो। आप अगर क्वालिटी दे रहे हो तो फीस लो, क्योंकि आप फीस नहीं लोगे तो क्वालिटी नहीं दे पाओगे। हाँ, हम लेकिन बहुत सारे बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि किसानों के बच्चे आते हैं सर, फीस देने में असमर्थ होते हैं, तो हमें फ्री भी पढ़ाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को हम फ्री भी पढ़ाते हैं सर। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ ये बात, हमने जिन बच्चों को फ्री पढ़ाया ना सर, वो बच्चे रैंक लेके आए हैं हरियाणा में। और जिन बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आती थी सर, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। निखिल मेरा एक बच्चा है डिप्राइड SC कैटेगरी का, उसको हिंदी नहीं पढ़नी आती थी सर, और डिप्राइड SC कैटेगरी में पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक लिया उस बच्चे ने। मैं 9 बजे आता था तो अकेडमी में मेरे साथ ही आता था, इतना बड़ा टिफिन लेके आता था सर। 8 बजे जाता था नाइट में, तो 8 बजे ही साथ में जाता था। तो सर उसका जो दृढ़ संकल्प था, मैं तो कहूंगा उस बच्चे की मेहनत है। तो सर कमर्शियलाइजेशन है, बट हम जैसे आज भी फ्री में भी काम करते हैं सर। तो 10th बेस पे बीएससी एग्रीकल्चर में जा सकता है। और उस समय फिर बीएससी एग्रीकल्चर होती कितने साल की है? 10th बेस पर सर बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर की रहती है। अच्छा, एक
2 साल तो 11th 11th और 12th लगते हैं 2 साल, और 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होती वो जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है। ठीक है, तो 11th 12th का सर्टिफिकेट भी बच्चे को मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है सर। मिलता है, वो बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है। हाँ, हरियाणा बोर्ड से। हरियाणा बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा। तो 12th बेस पे फिर अगर जो बच्चा 10th में बाय चांस वो क्वालिफाई ना कर पाए तो फिर वो कब जाएगा 12th के बाद? हाँ सर, अब मान लो 10th बेस पर बच्चा तैयारी करने के लिए आता है और उसका नहीं हो पाता सिलेक्शन जो है, अब बच्चा सोचता है कि मैं तो अब आगे +2 के बाद करूंगा, तो सर जो वो बच्चा 11th क्लास में होता है तो 10th बेस पर दोबारा फिर से एग्जाम दे सकता है। अच्छा, 11th क्लास में होते हुए मतलब अगले साल फिर पेपर एग्जाम दे सकता है, ड्रॉपर बनकर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर एग्जाम दे सकता है। पर वो 11th भी अपनी कर रहा होता है। 11th भी कर रहा होता है, यानी कि उसके कोई लॉस नहीं है। 11th तो हो ही रही है, साथ में कंपटीशन की तैयारी भी हो रही है, और उसके बाद अगर 11th में भी नहीं होता उस बच्चे का तो आगे फिर 12th क्लास में हो गया बच्चा, तो 12th के बाद फिर एग्जाम दे सकता है 12th बेस पर। 12th बेस पर। अब वो पीरियड कितने साल का रहेगा? पहले तो 6 साल का था, अब वो जो पीरियड है वो 4 साल का हो जाएगा, 4 ईयर का ओनली। ये ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर बैचलर्स 4 इयर्स की होती है। वैसे तो बीए या बीकॉम 3 साल की होती है, ये क्यों 4 ईयर? जैसे सर एमबीबीएस है, उसी तरीके से प्रोफेशनल है एग्रीकल्चर, जो फिर एक स्पेशलाइजेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है प्रॉपर तरीके से। तो कोई ऐसा भी है यहाँ पे, मैंने सुना है कि कोई एग्रीकल्चर नाम से कोई सब्जेक्ट भी होता है 11th 12th में, अगर उसको ले लिया जाए तो सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी या आसानी से हो जाता है बीएससी एग्रीकल्चर में, कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल। यहाँ के स्कूल मैंने देखा है जनरली स्कूल्स में ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट तो नहीं होता। ये मेरी बात सच है या झूठ है या क्या है? ये बिल्कुल सच है सर, आपकी बात 100% सच है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्या टीचर्स को ही नहीं पता होगा ये बात। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम 11th और 12th में एडिशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ले लेते हैं। अच्छा, ये एडिशनल सब्जेक्ट मिलता है? एडिशनल सब्जेक्ट मिलेगा स्कूल में आपको। अगर ये स्कूल ना दे तो क्या करे बच्चा? अगर ना दे तो मैं कहूंगा कि जहां आपको मिलता है ये सब्जेक्ट वहां जाए और ये सब्जेक्ट जरूर लें। इसमें फायदा है स्टूडेंट्स का। कैसे फायदा है सर, कि जैसे 12th बेस पर जो एग्जाम होता है उसके लिए कंडीशन होती है कि मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए बच्चे के लिए। बट नॉन मेडिकल बच्चा लेगा तो 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, और 12th बेस पर जब एग्जाम होता है 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं। 100 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री। अब बायो से है बच्चा तो 100 क्वेश्चन बायो के होते हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री। अगर एग्रीकल्चर से बच्चा एडिशनल है +1 +2 तो उसके सर मैथ भी हट गया, बायो भी हट गया, एग्रीकल्चर बचा, यानी कि एक नॉर्मल बच्चा भी कामयाब हो सकता है अगर स्कूल से वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अपने साथ ले। अगर उसके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो कंपटीशन में ना बायो देना ना मैथ्स देना। ना मैथ देना, ये मान लो सर 100 मीटर की दौड़ में वो 50 मीटर पहले ही आगे खड़ा है दूसरे बच्चों से। पर ये पहले बच्चों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्शियस होने चाहिए। जो हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं उनको तो पता लग गया। बिल्कुल, स्कूल भी उनको गाइड करे अच्छे से, टीचर्स गाइड करें, उनके गार्जियंस गाइड करें। तो आप इस तरीके से स्कूल्स में प्रोग्राम करके बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस देने की कोशिश करते हो? हाँ, मैं करता हूँ सर, जहां तक मैं स्कूल्स में जा पाता हूँ वहां तक मैं गाइड करता हूँ बच्चों को और बताता भी हूँ। अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है और बाय चांस उसका सिलेक्शन ना हो, पहले तो ये बताओ कि पूरे हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं? सर हरियाणा में जो आईसीआर से एफिलिएशन है। आईसीआर मतलब इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी जो एफिलिएशन होती है वो यूजीसी से होती हैं। अब उसी तरीके से एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्राइवेट भी होते हैं वो आईसीआर से एफिलिएशन होना चाहिए। जैसे आजकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो यूजीसी से हैं, आईसीआर से नहीं है। तो कई बार जो पोस्ट निकलती है उनमें पैराडॉक्स रहता है, वो बच्चे अप्लाई नहीं करवाते उन गवर्नमेंट जॉब्स में, या कई अच्छी कंपनीज में जाते हैं तो वो डिप्लोमा जो है कई बार चलता नहीं है प्राइवेट वाला। तो एक मात्र यूनिवर्सिटी है एशिया की, एचयू यूनिवर्सिटी अपने हिसार में जो है, ये आईसीआर से एफिलिएशन है इसका। और मैं कहता हूं कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आप कहीं भी चले जाओगे और इसकी डिग्री आपके पास है इस फील्ड के अंदर तो आपको 100% नौकरी मिलेगी। नहीं भाई, अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हुआ, इसमें कितनी सीट्स हैं टोटल? इसमें सर 10th बेस पर 55 सीट्स हैं, 12th बेस पर 175 सीट्स हैं। और पूरे हरियाणा का बच्चा एग्जाम देता है? पूरे हरियाणा का बच्चा एग्जाम देता है। मतलब लगभग 70-80 हजार बच्चा एग्जाम दे रहा है। 70-80 हजार का संख्या तो नहीं हो पाती। 10th बेस पर लगभग 5000 के अराउंड 5000 स्टूडेंट्स पेपर देता है। 55 सीट्स के लिए। हाँ, 55 सीट्स के लिए, मतलब एक सीट के ऊपर अच्छा बच्चा। कई बार ये संख्या जो है 3500 बच्चा भी हो जाता है, 4000 बच्चा भी हो जाता है,
ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। 12th बेस पर 5,000, 7,000, 8,000 ऐसा स्टूडेंट्स एग्जाम देता है 12th बेस पे। 12th बेस पर। मतलब 5,000 में मानो 170 सीट्स के लिए दे हाँ, रहा है। ये कह सकते हैं कि नीट से ज्यादा कंपटीशन है इसमें। नीट में जो है 24 लाख फॉर्म अप्लाई थे, और इसके हिसाब से जो है अगर काउंट करें तो हम यानी कि 48 स्टूडेंट्स में से 1,58,000 सीटें हैं, तो 48 स्टूडेंट्स में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है एमबीबीएस के लिए। इसमें लगभग 52 स्टूडेंट्स में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा एग्रीकल्चर के ना, लिए। वो 48 में से एक बच्चा नहीं होता गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स हैं नीट की, वो तो लेस देन 10,000 है टोटल ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, ऑल ओवर इंडिया आ गया सर, जिसमें गवर्नमेंट, जो मैंने ये संख्या बताई, उसमें टोटल गवर्नमेंट और जो एफिलिएशन है गवर्नमेंट के साथ, जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो भी ले लिया हाँ, आपने। उसके साथ ये सीटें होगी। हाँ, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की माने तो कंपटीशन बहुत हाई है। हाँ, कंपटीशन हाई है सर। तो यहाँ पे तो है ही सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज। एक ही सर। इंडिया में तो देखो नीट में कितने सारे हैं, लेकिन इसमें तो अकेला एक ही है। एग्रीकल्चर पूरे भारत में एक यूनिवर्सिटी है या कितनी यूनिवर्सिटीज है? सर भारत में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। इंडिया के अंदर तो जैसे हमारा हरियाणा स्टेट है, उसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सभी में इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज होती हैं एग्रीकल्चर की। तो उसके लिए सीयूटी का एग्जाम होता है, तो उसमें फॉर्म भर के बच्चे एडमिशन लेते हैं। बट यहाँ के लिए सीयूटी नहीं होता। यहाँ के लिए सीयूटी में आईसीआर की सीटें कुछ इंक्लूड होती हैं अलग से 40 सीट्स 45 सीट्स अलग से इंक्लूड है आईसीआर की सीयूटी के थ्रू। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो अप्लाई करते हैं आईसीआर के थ्रू, फिर इसमें एडमिशन लेते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक और तरीका भी एडमिशन, ये भी तरीका है सीयूटी का। और उसके अलावा यहाँ पर जो है फिशरी साइंस का जो मछली पालन है, पिछले साल से यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, और 20 सीटें हैं। ये भी एक बायोलॉजी के ओनली बायो के स्टूडेंट्स जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर का कौन कौन दे सकते हैं एग्जाम? मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे। मेडिकल या नॉन मेडिकल? हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स का नहीं दे सकता। आर्ट्स कॉमर्स का नहीं दे सकता, मतलब आपको साइंस बैकग्राउंड से होना जरूरी है। हाँ, साइंस बैकग्राउंड कंपलसरी है सर। बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफाई नहीं होता, बट क्या उसके रैंक बेसिस पे हमें और भी एडमिशंस मिल सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये। बहुत बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में, सबके माइंड में यही रहता है। अब उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, MHU महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में है सर ये। उसमें अभी नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है। पहले 20 सीटें होती थी, इससे पिछले साल उसमें, इससे भी पिछले साल। अभी उस यूनिवर्सिटी में करंटली 120 सीट्स हैं, 120 सीटें हॉर्टिकल्चर की। और सर उसका एग्जाम भी नहीं होता। जो HU के बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, उसी में से उसी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट लगती है। अच्छा, मतलब वो एग्जाम HU का ही होगा? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। यानी कि 120 सीटें वहां होगी, 178 सीट्स यहाँ पर होगी। तो देखो सर, फिशरी की अलग सीटें होगी, डेयरी टेक की होगी, बीटेक एग्रीकल्चर की सीटें होंगी यहाँ पर, और कम्युनिटी साइंस के कोर्सेज हो गए। तो यहाँ पर सर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें बच्चा एडमिशन ले सकता है। नहीं, और सिर्फ अगर HU की बात करें तो एग्रीकल्चर के अलावा क्या क्या ऑप्शंस है? एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर कर सकता है बच्चा। बीटेक एग्रीकल्चर वो फिर जेई के थ्रू जाएगा। और कुछ और कोर्सेज होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। फिशरी का कोर्स ले सकता है। फिशरी का जो मछली पालन है। तो इसमें स्कोप है सर, स्कोप सभी में है। क्या बच्चा इतना पैसा कमा लेता है जितना वो इंजीनियर बन के IIT में जाके कमाता है? सर मैं सभी पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर 50% है। पूरी दुनिया की 50% आबादी आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई भी एक पेस्टिसाइड या कुछ भी ऐसा बना दे जो सबसे यूनिक हो, तो कस्टमर देखिएगा सर कितने एग्रीकल्चर में। कस्टमर यानी कि आपके पास खुद आएंगे, आपको नहीं जाना। उसके अलावा मतलब अगर वो स्टार्टअप करे तो कमाई बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत ज्यादा हो सकती है। जॉब्स में कितनी है? हर कोई तो नहीं स्टार्टअप कर सकता। हाँ, जॉब में बात करूं तो जॉब में बहुत सारी जॉब्स हैं। करोड़ों रुपए का पैकेज लगता है IIT वाले बच्चों का, जेई का। बिल्कुल। डॉक्टर आपको पता ही है कितना कमाता है। बिल्कुल कमाता है सर। इसमें भी इसी तरीके से लग सकते हैं। इसमें जैसे अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं, बच्चे की जैसे ही 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट होगी BSc एग्रीकल्चर की, कंप्लीट डिग्री होने के जस्ट बाद जो है BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट होते ही MSc में एडमिशन ले, PhD करे, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वो बच्चे की चॉइस है।
बट जैसे ही उसकी बीएससी एग्रीकल्चर की 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट होगी बच्चे की, उसके बाद जैसे एडीओ के वैकेंसीज निकलती है। एडीओ मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो अपने एरिया में भी होता है। किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं एडीओ के, क्योंकि सरकार की जो भी स्कीमें आती हैं और आती है तो सारा एडीओ डील करता है उनके साथ, किसानों के साथ। उसके अलावा एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो बैंकों के अंदर होते हैं सर, जैसे केसीसी बनवाते हैं किसान भाई, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उनके यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का बच्चा जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर का बच्चा जाता है, यानी कि स्पेशलाइजेशन है सर। आपने मुझे बताया एक एडीओ, एएफओ, डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एचडीओ, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एसओ स्पेशल ऑफिसर, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब ग्रेजुएशन बेस पे। क्रिबको, इफको जो खाद बीज की कंपनी है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है सर। किसानों के छोटे छोटे घरों के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी जगह बैठे हैं, नाम एक एग्रीकल्चर है बट काम बहुत बड़ा है सर। वो मतलब फार्मिंग से हटके बहुत है इसमें, बहुत ज्यादा हटके है सर, बट फार्मिंग की फेवर में है। हाँ, फार्मिंग के फेवर में है। तो एक हॉर्टिकल्चर बताया, एक फिशरी बताया, और क्या हो सकता है इसमें? एक जैसे हॉर्टिकल्चर, यानी कि मैंने सुना डेयरी का भी कुछ होता है। डेयरी टेक एक अलग कोर्स है सर, एनडीआरआई करनाल अपना। तो इसमें क्या एडमिशन भी अलग से होता है, इसका टेस्ट अलग हाँ, इसमें अलग से एडमिशन होता है, उसका अलग से एग्जाम होता है, वो अलग है। और ये वाले जो मैंने सारे कोर्सेज बताए ये बिल्कुल अलग है। तो जब बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में का तैयारी करता है तो क्या डेयरी टेक का भी एग्जाम दे सकता है? हाँ, दे सकता है। मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम है तो डेयरी टेक का एग्जाम। उसमें बच्चों को पता है कि डेयरी टेक में क्या आगे स्कोप है, कहाँ जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, जैसे एग्रीकल्चर में जैसे वैकेंसीज निकलती हैं, एडीओ, एफओ, डीएचओ, जो जितनी मैंने सारी बताई हैं, उसी तरीके से उस फील्ड में भी प्राइवेटाइजेशन है, उसी तरीके से उसमें पैकेजेस हैं, उसी तरीके से उस फील्ड में भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। जो अपने इंडिया के संस्थान है, जितनी भी गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट्स हैं, उनमें वैकेंसीज निकलती हैं, तो उनमें वो बच्चा अप्लाई कर उसमें भी अपना एक अच्छा करियर सेट कर सकता है। और डेयरी टेक तो हम दूध, पनीर, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। और हम वैसे भी हरियाणा वाले हैं, नहीं रह सकते, और पूरा विश्व इन चीजों को पैक्ड तरीके से आजकल कंज्यूम कर रहा है। तो डेयरी टेक का तो फील्ड बहुत बड़ा, और एग्रीकल्चर भी उससे भी बड़ा। यानी कि यूनिवर्सिटी ने जितने भी कोर्सेज हैं सारे बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं। बच्चे को समझने की जरूरत है, बस उसको समझ में आए बस वो चीज, और अपना एक टारगेट फिक्स करे, फिर गोल बनाए, और फिर उस पर को काम कर उस कोर्स में सिलेक्ट हो जाए ना सर। करप्शन चलती है इसमें, पेपर बिकते हैं, सेटिंग होती है सर। इसमें मुझे कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं, जैसे पिछले 4 साल से हमारा जो संस्थान है एग्री एकेडमी, उसके फर्स्ट रैंक आ रहे हैं 2021 से 22। अपने संस्थान का नाम बताया एग्री एकेडमी। वो नाम ही आपने ऐसा रख दिया कि एग्रीकल्चर पता लगे सब। हाँ, सभी को पता लगे, पूरे हरियाणा में वायरल है सर ये। तो क्या क्या करवाते हो आप? हम जो है सर कोर्सेज में बात करूं तो हम 9th क्लास से बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं। बर्डन नहीं है 9th क्लास से बच्चे को पढ़ाना? नहीं सर, कोई बर्डन नहीं, खुद का टाइम ही नहीं दे रहे आप? वो भी देते हैं टाइम। अच्छा, खेलते हैं उनके साथ, खुद खेलते हैं सर। 9th क्लास, 10th क्लास, +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, बीएससी एग्रीकल्चर, नीट, एनडीए, वीएलडीडी, जो हमारे एग्री एकेडमी के परफेक्ट कोर्सेज कहूंगा, जिसमें हमारी एक पकड़ है सर, जिसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि बच्चा आ गया तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं उन कोर्सेज में। तो इस तरीके से हम ये सारे कोर्सेज चलाते हैं। और करप्शन की बात की सर आपने, जैसे पिछले 4 साल से 10th बेस और 12th बेस पर हरियाणा जो टॉपर्स है वो एग्री एकेडमी हिसार के हैं। तो कई पेरेंट्स भी कहते हैं इनकी सेटिंग है जी, इनकी सेटिंग बहुत जोरदार है। सेटिंग तो है, वीसी के साथ सेटिंग कर रखी है इन्होंने, और ये पेपर ले आते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, जब भी तो इतने बच्चे इनके सिलेक्ट होते हैं। होती है सेटिंग? नहीं सर, अगर सेटिंग होती ना सर तो किसानों के बच्चे कभी हरियाणा टॉपर नहीं बनते। 2021 का बच्चा जतिन बिस्ला, 2022 का टॉपर प्रवीण खरब, 2023 का टॉपर सुमित बेनीवाल, 2024 के टॉपर 3 बच्चे सूर्यांशी, रोहित, यंशु। मैं पब्लिकली तो ये चीज नहीं बोल पाऊंगा, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी फीस देने में भी असमर्थ थे। हरियाणा टॉपर हैं, मेरी फीस भी पूरी नहीं दी सर। तो वो बच्चे 5 लाख 10 लाख कहां से दे देंगे? तो इसका मतलब ये चीज प्रूफ होती है कि यहाँ मेहनत से सेटिंग है भाई, यहाँ मेहनत करवाते हैं। वो रात को जब हम पढ़ाते हैं ना सर, बातों से नहीं रातों से दोस्ती करते हैं ना, वो रातों से दोस्ती हो रही है हमारी। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हम हमारे इंग्लिश में कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। रात को आप जाग के काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आप रातों से दोस्ती कराते हो। रातों से दोस्ती कराते हैं बच्चों की, और वो मेहनत फिर जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन भगवान की दया रहती है और वो रन लेके आती है। आपने देखा कभी कभी बच्चा ऐसे स्ट्रेस में चला जाता है तैयारी
करते हुए उसको लगता है कंपटीशन इतना है, स्ट्रेस हो जाता है? एक्चुअलिटी में क्या है सर कि हमारे पास जब बच्चा आता है ना, उसके पास लिमिटेड टाइम होता है उस बच्चे के पास। अब उसके पास मान लीजिएगा 3 मंथ्स है, 19 डेज है, तो उस बच्चे को कई बार लगने भी लग जाता है, यार इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मेरा नंबर कहाँ से आएगा इनमें, मुझे कौन डॉक्टर बनने देगा। उसके माइंड में आती है, उसका विजन होता है उसके माइंड में, वो अपने आप को लूज छोड़ देता है, ढीला छोड़ देता है। टेस्ट में नंबर कम आते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं जी टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं हमारे बच्चे के। जब बच्चे से पूछते हैं कहते जी क्लास में तो 500 बच्चे बैठे हैं, तो मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो सर हम उस बच्चे को फिर क्या करते हैं कि उसको फिर प्रॉपरली गाइड करते हैं कि 55 में से तेरे को सीट तो एक ही चाहिए ना, 55 की 55 तो नहीं चाहिए ना, तो तू 55 में क्या आ नहीं सकता, और भी तो बच्चे आ रहे हैं। उस तरीके से उसका विजन क्लियर करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं प्रॉपर, उसको बताते हैं कि 10th बेस पे नहीं हुआ तो क्या बात होगी, ये तो सफलता और असफलता का दौर तो जिंदगी में लगा रहता है। 10th बेस पे नहीं हुआ तो 11th में हो जाएगा, 11th में भी नहीं हुआ तो 12th पे हो जाएगा, 12th पे नहीं हो जाए तो अगले साल ड्रॉपर में हो जाएगा यार, चिंता क्या लेनी है, इतनी सारी सीटें हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो कहीं भी हो जाएगा। चाहे 55 सीट हो या 170 सीट हो, हमें तो अपनी एक सीट के लिए लड़ाई एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है, उसी एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी। हाँ, जो एग्री एकेडमी में आता है उसको पहली चीज ये सिखाई जाती है कि आप खुद कामयाब होने आए हैं, दूसरे की सफलता आपसे मत देखो, खुद की सफलता जरूर देखो, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे। अपना कंपटीशन अपने आप के साथ होता है। हाँ, अगर आपने दूसरों के साथ कंपटीशन किया तो गड़बड़ होगी, आप उसमें हारेंगे। दूसरों के साथ मैं तो कहता हूं भगवान मौका ही ना दे, दूसरे के बारे में सोचो ही मत। कहते हैं ना, मैं ना किसी के बारे में सोचता हूं, मैं सबका अच्छा सोचता हूं सर। नहीं, अगर अपने बारे में सोच रहे हो तब भी आप सबका अच्छा ही सोचते और मैं खुद के बारे में सोचता हूं सर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप जैसे हिसार में 3-4 साल से एकेडमी चला रहे हो, हिसार शहर में जब आप अपना एक बिजनेस, मैं आपको कहूंगा, जब चलाते हो तो यहाँ पे सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा आपको लगा कि ये चीज मेरे शहर में सुधर जानी चाहिए? मेरे शहर में विजन की कमी है सर। मेरे शहर में और किसी भी चीज की कमी नहीं है। हिसार शहर मैं कहता हूँ ये मेरा बंबई शहर है, मेरे सपनों का शहर कहता हूँ मैं हिसार को। सर कोटा है, सीकर है, उससे ज्यादा कैपेसिटी मैंने हिसार शहर में देखी है सर। यहाँ पर किसी चीज की भी कमी नहीं है, एरिया भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, बस विजन नहीं है सर। अगर वहाँ 2 लाख बच्चा जा रहा है तो हमारे पास विजन नहीं है, शायद वो गोल देने में आज तक हिसार शहर सामर्थ्य नहीं लेके आ पाया अपने अंदर। हिसार में विजन बहुत बड़ा है, विजन है सर, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। हाँ, या ये कहें कि प्रॉपर गाइडेंस की भी कमी है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो गाइडेंस की कमी है। पेरेंट्स भी कम अवेयर होते हैं, बच्चे की ही सुनते हैं वो कि बच्चा बेस्ट डिसीजन लेगा। अब 10th क्लास पास बच्चा कैसे अपनी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन ले सकता है सर? चलो मान लिया 1-2 होते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को तो उनके कामयाब हो या ना हो लास्ट तक ही साथ में रहना है। तो भाई पहले यहाँ भी काउंसलिंग करवा सकते हो, यानी कि हिसार शहर से बाहर जाना चाहते हैं बच्चे भी कि हमें आजादी चाहिए। अपने वाले बच्चा वहां भागता है, वहां वाला बच्चा यहाँ भागता है। तो आपको कभी ऐसा स्ट्रगलिंग फेस रहा आपने, जब से आपने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, तो कोई ऐसा स्ट्रगलिंग फेस रहा आपका? सर पहले दिन से स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगल पहले दिन से स्ट्रगल है, क्योंकि सर हमने कोरोना में तो इंस्टीट्यूट शुरू किया 2020 में। हाँ जी, जब लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठते थे, हम पेरेंट्स से बिल्कुल पास बैठ के फेस टू फेस बात करते थे। तो आप कोरोना फैला रहे थे? फेस टू फेस बात करते थे सर। और फिर एक एक करके बच्चा जोड़ना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। और सर 2 बच्चों से शुरू किया था, एक चारपाई के ऊपर स्टार्ट किया था, और विजन था कि 12 कुर्सियां आ जाए, बस 12 चेयर हो गई ना तो क्लास भर जाएगी पूरी, भाई मजा आ जाएगा पढ़ाने का। वो सर फिर 12 चेयर लेके आए, मैं और मेरा भाई प्रवेश। तो 12 चेयर लेके आए तो कहा डॉक्टर साहब भाई 12 चेयर तो आ गई हैं, अब 12 बच्चे भी चाहिए। वो 12 बच्चे भी हो गए सर। फिर 12 बच्चे होने के बाद 24 बच्चे हो गए। छोटा कूलर था, बड़ा कूलर रखा, फिर उसमें भी ह्यूमिडिटी हो जाती थी, तो हुम्मस के कारण बच्चे तंग हो जाते थे। फिर एक जगह और किराए पे लिया सर घर, फिर वहाँ वो नहीं कहते कि यहाँ हमारे दिक्कत होने लग गई भाई, तो थोड़ा सा वहां पर भी सामंजस्य नहीं बन पाया। फिर इंडिविजुअल एक घर लिया, सभी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें जगह दी, शायद जब भी मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर हमने एक इंडिविजुअल घर लिया सर, उसमें 85 स्टूडेंट्स हुए।
फिर हमने देखा भाई सारे इस तरीके से पढ़ा ही रहे हैं जैसे तुम पढ़ा रहे हो, तुम अलग क्या दे रहे हो इन बच्चों को। तो मैंने देखा कि एक नाइट कैंप हम चलाते हैं कि हम रात को भी पढ़ाएंगे इनको। बच्चों को एक ही लक्ष्य दिया कि तुम सारे के सारे यूनिवर्सिटी में जाओगे, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं वैसे। सर खाना खा के हम थक गए ना सर पढ़ाते पढ़ाते, रियलिटी है। बच्चे भी वहीं सो रहे हैं, लड़के भी वहीं, लड़कियां भी वहीं, हम बीच में सो रहे हैं। फिर उठे, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी सर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दुनिया है नहीं है पता नहीं है। मजा आया इसमें आपको? बहुत ज्यादा मजा आया सर। फिर मैं इसको संघर्ष वर्ड नहीं दूंगा, अगर मजा आ रहा है तो फिर क्या संघर्ष? फिर तो मजा आया। नहीं है ना सर, संघर्ष में भी मजा ही होता है, सफलता के बाद तो वो मजा रहता ही नहीं, संघर्ष में ही मजा है। मैं जनरली कहता हूँ व्हेन योर पैशन टर्न्स इनटू प्रोफेशन, लाइफ टाइम इज अ वेकेशन। साइंटिस्ट है वो 20 घंटे या 24 घंटे या कई बार 36 घंटे 48 घंटे सोता नहीं है, काम कर रहा है, वो एक बार भी नहीं सोचता कि मुझे संघर्ष हो रहा है, क्योंकि उसको उस काम में मजा आ रहा है। जिसमें चीज में मजा है वो संघर्ष नहीं है, उसमें तो लुफ्त उठा। लेकिन सर शुरू में तो संघर्ष था, वो संघर्ष ही दिखाई दे रहा था। शुरू में तो संघर्ष ही दिखाई दे रहा। जब पीछे देखते हो तो क्या लगता है? आज जब पीछे देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि यार काफी अच्छा किया, अच्छा काम किया तुमने, जो सोचा था उस विजन को। क्या देख के अच्छा लगता है कि पैसा अच्छा आ गया उसके लिए, या बच्चे सेटल हो? बच्चे सेटल हुए उसके लिए सर, क्योंकि हम तो नौकरी लग सकते थे, हमें ये पता है कि हमारे अंदर तो हमारा क्या है, हम तो दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। वो तो आज भी अपना हुनर पता है सर, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने सारे जो बच्चे कामयाब किए ने सर, वो जो खुशी होती है ना कोई माँ को, जब हम चुंदड़ उड़ाते हैं सर, जब सिलेक्शन होता है, पिता को खंडवा, और सर जो वो वर्ड्स बोलते हैं ना, कई तो पेरेंट्स ने ऐसे भी कहा है कि अनिल जी हमारे घर में 7 पीढ़ी से नौकरियां नहीं होती थी, 7 पीढ़ी से पहला बेटा मेरा ऐसा है, और उन बच्चों को मैंने फ्री पढ़ाया है। अभी आपका पास आउट किया हुआ, जैसे अभी 4 साल हुए हैं, बच्चा पास आउट किया हुआ निकला होगा, अभी कोई नौकरी पे, डिफेंस फोर्सेस की भी तो तैयारी कराते थे ना, डिफेंस की, जैसे एयरफोर्स में लग गया, एनडीए में लग गया, तो उनके मैं घर जाता था, तो कहते थे अनिल जी 7 पीढ़ी में पहला बच्चा है, सर रो पड़ते थे। फिर मेरे को लगता था कि यार तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कितना बच्चों को गाइड करके नौकरी लगा सकता है। मतलब भगवान ने तेरे अंदर वो चीज दी है, समता दी है, तुझे अलग चीज के लिए बनाया, तो तुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, तुझे बच्चों के लिए काम करना है। और मेरा जब तक ये विजन रहेगा सर, जब तक मैं कहता हूँ मेरी संस्था अमर रहेगी और बेस्ट रिजल्ट रहेंगे। स्टार्टिंग आपने जॉब से की, जॉब से बिजनेस में क्यों आए? मतलब जब अगर आप एक टीचर थे किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप फिर इसमें क्यों आए? सर इसमें आने के भी बहुत सारे, क्योंकि सर हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है। और जब हम एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, देखो जहां भी काम करते हैं उसकी दिल से इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी रोजी रोटी चलती है सर, उससे हमारा घर चलता है। तो मुझे लगा कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा और बाहर निकल के काम करूंगा तो मैं काफी और अच्छा कर सकता हूँ। तो इस विजन से फिर मैंने अलग से अपना काम स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे करते करते 2 लोग जुड़े थे, करते करते काफिला बन गया सर। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे फ्यूचर क्या विजन है? आगे जो फ्यूचर जो विजन है सर, वो मेरा बताना है, एग्री एकेडमी का बताना है सर? मुझे लगता है कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हो और आप हो और इंस्टीट्यूशन है, तो एक ही विजन होता है दोनों का। अगर मैं मेरी बात करूंगा, अगर मैं मेरे इंस्टीट्यूशन की बात करूं, तो मेरा एक ही विजन है, वो मेरा विजन उसी से अलाइन रहेगा। वो ग्रो होगा तो मैं ग्रो होऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो सर एग्री एकेडमी का विजन ये है, अभी जैसे सर खुद का कैंपस रेडी होगा अभी हमारा, और जो फैसिलिटी नहीं दे पा रहा बच्चों को, मुझे लगता है कि आज भी अभाव है मेरे पास जिन चीजों का, मैं उनको हर दिन इंप्रूवमेंट करने का प्रयास कर रहा हूं अभी। और आगे हमारा टारगेट ये है कि सर हम जैसे एग्रीकल्चर में तो बच्चों को कामयाब कर रहे हैं, उसमें तो हमारा चल रहा है, उसके साथ साथ नीट जैसे कोर्सेज हैं, IIT JEE जैसे कोर्सेज हैं, या फिर 9th के साथ ओलंपियाड के टेस्ट होते हैं, सैनिक मिलिट्री स्कूल्स हैं। तो हमारा हमारा जो विजन है वो बहुत ही लंबा है एग्री एकेडमी का। मुझे लगता है कि मुझे अगले 20-40 साल के लिए भगवान ने काम दे दिया है। तो उस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं सर उसके ऊपर। आपने बीच में, मुझे याद है, VLDA का नाम लिया था। ये VLDA और वेटनरी जो सर्जन होते हैं, ये अलग चीजें हैं या सेम है? बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं सर। VS जो है वो वेटनरी सर्जन होता है, वो सर्जन है, सर्जरी के लिए वो। और जो VLDD होता है, वेटनरी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट, जो VLDD, जो VLDA का कोर्स है, जिसको VLDA बोलते हैं हम,
VLD का नाम VLDD कर दिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि सर जो गाँव में जिनको देसी भाषा में बोलते हैं पशुओं का डॉक्टर, भाई किसी की भैंस बीमार होगी तो भाई फलाने डॉक्टर को फोन करो, तो वो जो एज ए हेल्प, वो सर्जन नहीं है लेकिन पेशेंट की देखभाल करता है। यानी कि जो पशु बीमार हो गए या कुछ भी हो गया है तो उनको जो मेडिसिन देने का काम है, उनको चेकअप करने का काम है, वो एक VLDD डॉक्टर का होता तो है। ये गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इसमें? गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं सर। इसमें 70 सीटें हैं अपने लुवास यूनिवर्सिटी में। अपनी लुवास यूनिवर्सिटी में 70 सीटें हैं। कितना बच्चा एग्जाम देता है इसमें सर 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट्स हो जाता है। बहुत बड़ा कंपनी। और सर इसमें कमाल की बात ये भी है, एनी स्ट्रीम का बच्चा, अच्छा, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इस एग्जाम को दे। 12th बेस पे होता है? 12th बेस पे होता है। मुझे याद है जब मैंने मेरी 10th पास आउट की थी, मेरे ख्याल से 99 या 2001 की बात होगी, उस समय मुझे कहा गया था कि 10th बेस पे तुम VLD की तैयारी कर लो। तो उस समय शायद 10th बेस पे होती होगी। हाँ, कुछ साल पहले होती थी, अभी 12th बेस पे। जो अपनी सर हिसार शहर में लुवास यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, अभी सिरसा बाईपास पे नेशनल हाईवे 9 पे लगभग 7000 प्लस एकड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है। इसमें पूरा विशाल कैंपस बन रहा है। VS और VLDD, जो VLD का कोर्स करना चाहते हैं ना बच्चे, उनके लिए एक बेहतरीन चीज बन रही है हिसार शहर के अंदर। ये देखिएगा सर, VS और VLDD की अकेली एक यूनिवर्सिटी बन रही है स्पेशल हिसार शहर के अंदर। तो आने वाले समय में कितना स्कोप होगा। जो पहले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच थी, अभी भी लुवास कई साल से ऑपरेशन तो अलग कर रही है 2010 से। हाँ, ऑपरेशन तो अलग कर रही है। लुवास अलग है। हाँ, उसका डिग्री अलग आता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, बट कैंपस वो अभी भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल सर। तो ये VLDD जो अभी बदल के VLDD हो गया, वो 10th बेस पे कर सकते हैं? 12th बेस पे। 12th बेस पे। और इसका सैलरीज कितना लगता है गवर्नमेंट जॉब में? सैलरी 70,000 तो नॉर्मल होता है सर। वैसे मतलब जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो VLDD की तैयारी करें। यहाँ पे कोर्स कितने साल का कोर्स है ये? 2 ईयर का ओनली डिप्लोमा है। डिप्लोमा। और सर एक कमाल की चीज और बताता हूँ आपको। अब पूरे जो इंडिया में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अब देखिएगा डिप्लोमा कोर्सेज और एक जर्नल कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है, इस बात को समझ लें। बच्चे जो नौकरी लगना चाहते हैं, जिनका विजन है कि हमें नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, अब क्या है कि जो डिप्लोमा बेस्ड कोर्सेज होते हैं उनमें स्पेशल पोस्ट होती हैं सर। और जो जनरल कंपटीशन होता है, मान लो क्लर्क का फॉर्म निकला तो उसमें तो पूरा इंडिया अप्लाई कर सकता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क का फॉर्म निकला, उसमें तो पूरा इंडिया अप्लाई कर देगा, कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन जब VLDD का फॉर्म निकला, VLD की जॉब्स निकली, तो उसमें अप्लाई कौन करेगा सर? जिसके पास VLD का डिप्लोमा होगा। हाँ। तो कंपटीशन 3 गुना तो आपका वैसे ही कंपटीशन कम हो गया। 100 में से 25% कंपटीशन बचा है आपका, यानी कि 100 में से 75 स्टूडेंट्स तो हट ही गए। 1/4 कंपटीशन रहेगा बस। यस सर। तो कितना आसान तरीका है डिप्लोमा बेस पे नौकरी लगना। अब उसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड है, जैसे एग्रीकल्चर में भी जो एग्रीकल्चर की पोस्ट अलग निकलती हैं, उनमें दूसरे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके पास वो डिग्री है वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो ये साइंटिफिक मतलब ये अलग ही कोर्सेज हैं। और कंपटीशन तो 99% कम हो जाता है इसमें। हाँ, 99 कम हो जाता है सर। तो बच्चा सिलेक्ट होगा ही होगा। उसके अलावा प्राइवेट जॉब्स बहुत सारी हैं, बहुत कंपनीज हैं जहाँ बच्चे अच्छे जो भी सीड्स कंपनी, फर्टिलाइजर, करोड़ों के पैकेज भी ले रहे हैं सर बच्चे। अभी गवर्नमेंट ने ये भी कंपलसरी कर दिया है। पहले पेस्टिसाइड सीड्स कंपनी विदाउट लाइसेंस को हायर कर लेती थी, बट अब उनके पास BSc एग्रीकल्चर की डिग्री होना बहुत जरूरी लाइसेंस होना चाहिए उनके पास। अदरवाइज आप एक पेस्टिसाइड सीड्स या फर्टिलाइजर की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा एक ग्रूमिंग सेक्टर है जो आगे बढ़ रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, इट इज गेनिंग ग्राउंड। और इसके अंदर अभी एग्रीकल्चर MBA भी होती है, हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। तो वो बहुत सारे IIMs भी एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सिर्फ एक छोटा फील्ड नहीं रह गया है, बहुत ही बड़ा है। और एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप फार्मिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ किसान हैं और हल चला रहे हैं, नहीं। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है और इसमें आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। डायरेक्टली आप पैसा कमा रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको वो किसान मिलते हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, आप अगर उनको गाइड कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि कितने सैकड़ों लोगों की हेल्प कर रहे हो, क्योंकि एक अवेयरनेस से कितने लोगों को खाना मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज एग्रीकल्चर। बिल्कुल सर। और जब आपने कहा ना सर कि जब बच्चे
भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं उन बच्चों को अक्सर एक लाइन कहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यानी कि जो पहले वाला फर्स्ट रैंक है ना, उसको देख। जो वो देखता है तो फील करता है यार मेरे माँ बाप भी एक दिन होंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो खुदा आपका विश्वास है। विश्वास है। जिस दिन वो बच्चा ये चीजें रिपीट करने लग जाता है तो वो वैसे ही पहुंच जाता है। बिल्कुल सर। चलो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं जिन्होंने ये एपिसोड देखा है उनके बीएससी एग्रीकल्चर वीएलडीडी को लेके जितने भी डाउट्स थे वो निकल गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप चाहते हैं कि उसका आंसर आपको मिले तो इस एपिसोड के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। विल बी देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि अनिल सर हर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्कुल सर, 101% देंगे। Thank you so much for watching this episode and thank you so much for being here, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।